नमस्कार, सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं स्नेहलता। सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन की चलिए शुरुआत करते हैं। और चलिए अब खबरों में भी आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज भाजपा चुनाव समिति की अहम बैठक होनी है। बैठक के बाद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। बाकी चरणों के प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। 4 चरणों के प्रत्याशियों का भाजपा ऐलान कर चुकी है। यूपी के लिए भाजपा अब तक 196 प्रत्याशियों के नामों को घोषित कर चुकी है। रविवार और सोमवार को कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों पर चर्चा हुई। लगातार मंथन चल रहा है और जो बचे हुए सीटें हैं उन पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। आज भाजपा चुनाव समिति की अहम बैठक है। बैठक के बाद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। बाकी चरणों के जो प्रत्याशी हैं उसका ऐलान हो सकता है। लगातार मंथन चल रहा है। योगी आदित्यनाथ भी कल दिल्ली में मौजूद रहे थे। अमित शाह की अध्यक्षता में कल एक बड़ी बैठक हुई थी। तो बिल्कुल 4 चरणों के प्रत्याशियों के नाम तो सामने आ चुके हैं, लेकिन बाकी चरण के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगनी बाकी है। तो ऐसे में जो मंथन है, जो स्क्रीनिंग है, जो प्रक्रिया चलती है पार्टी के भीतर, वो माना यह जा रहा है कि वो इंटरनल प्रोसेस हो चुके हैं। अब इंतजार है पक्के उस फाइनल नाम की जिस पर आज मुहर लग सकती है। बैठक के बाद ये प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जा सकती है। ऐसे में तमाम प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें इस वक्त बड़ी होंगी कि उनके नाम के आगे क्या प्रत्याशी बनने का मुहर लगेगा या नहीं। फिलहाल ये इंतजार खत्म हो सकता है। जानकारी यही मिल रही है कि तमाम प्रक्रिया पूरी हो गई है। जो बैठक है उसमें बस ये तय किया जाएगा, सूची का ऐलान करना है। नामों पर मंथन हो चुका है। तमाम चर्चा विमर्श किए जा चुके हैं। तो ये बेहद अहम रहेगा क्योंकि 4 चरण के प्रत्याशियों के नाम तो सामने आ गए हैं। बाकी चरणों के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है। तो 3 दिनों से लगातार महामंथन जारी है, लेकिन 2 दिनों में क्या क्या हुआ है ये समझ लेना भी जरूरी है। आज आपको पहले ये बता देते हैं कि आज क्या होने वाला है। भाजपा केंद्र चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है। बैठक में प्रत्याशी के नामों पर चर्चा होगी। हर एक नाम पर बैठक में मंथन किया जाएगा क्योंकि एक एक नाम, एक एक सीट अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। मंथन के बाद नाम फाइनल किए जाएंगे। बाद में नामों का औपचारिक रूप से ऐलान होगा। तो आज जो बैठक होनी है उसमें मंथन होगा। मंथन के बाद उम्मीद है कि जो बचे हुए सीटें हैं उन पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाए। लगातार 3 दिन से बैठक हो रही है। आज भी बड़ी बैठक होनी है। बिल्कुल, और इसी खबर पर चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का और उनसे जानकारी लेंगे। तो अविनाश, इस बैठक पे नजर खास तौर पे बनी हुई है। कब से शुरू होगी और कब तक कितना वक्त लग सकता है, क्या माना जाए? देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो ये बैठक दोपहर 12 बजे से शुरू होगी, जहां पे केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और इसके साथ साथ अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बिहार में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ये शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के कोर कमेटी के जितने मेंबर हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। चूंकि अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों से दिल्ली में उत्तर प्रदेश में 5वें, 6वें और 7वें चरण के उम्मीदवारों के नाम को लेकर लगातार मंथन हो रहा था और तकरीबन 170 नामों पर मंथन किया गया है जिनको उम्मीदवार बीजेपी ने चुना है। आज उन्हीं उम्मीदवारों के नाम को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो चुने गए नाम हैं उन पे अंतिम मुहर लगाने का काम किया जाएगा। क्योंकि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है तो उसमें कोर ग्रुप की जो बैठक हुई रहती है जिसमें नाम चुना गया होता है उसके बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया गया है और क्या कुछ समीकरण ध्यान में रखा गया है। तो तमाम सारी चीज़ों को ब्रीफ किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने और इसके बाद जितने भी प्रत्याशी हैं उनके नाम पर अंतिम मुहर लगाने का काम किया जाएगा। क्योंकि बीजेपी ने अभी तक 196 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बाकी बची हुई 200 सीटों के ऊपर अगर बात करें तो कुछ सीटें सहयोगी दल के खाते में जाएगी। ऐसे में बीजेपी तकरीबन 170 उम्मीदवारों के नाम का चयन किया है। बाकी और सीटें सहयोगी गठबंधन दल को देने की उम्मीद है। तो आज उन्हीं के नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। आज अंतिम मुहर लग जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो कल दोपहर के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम की जो सूची है उसको जारी कर देगी, जिसमें तमाम सारे जो उम्मीदवार जिनको प्रत्याशी बनाया जाएगा वो अपने नामांकन की प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। तो बीजेपी की आज एक काफी अहम बैठक है क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और लगातार एक के बाद एक तमाम सारे दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जी बिल्कुल अविनाश, मंथन काफी अहम हो जाता है और ये मंथन लगातार जारी भी है क्योंकि एक एक सीट अपने आप में बहुत अहम है। अब देखना होगा सूची कब तक जारी होती है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
और इसी बीच यूपी में आज से तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन भी शुरू होने जा रहा है। तीसरे चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। तीसरे चरण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर्चा भरेंगे। तीसरे चरण में यूपी के 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। आज मतदान की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें, सपा अध्यक्ष की मैनपुरी की करहल सीट पर भी तीसरे चरण में ही मतदान होना है, जिसके लिए अखिलेश यादव भी इस बार अपना नामांकन का पर्चा भरेंगे। तो आज से तीसरे चरण का नामांकन होना है। कई दिग्गज नेता अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। तीसरे चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी हो जाएगी। अखिलेश यादव भी अपना पर्चा भरेंगे। तीसरे चरण में करहल की सीट पर चुनाव होना है। अखिलेश यादव जहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे। तो तीसरे दौर के महायुद्ध में अब नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए आज मतदान की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूपी के 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होना है, जिसमें कि कई बड़ी सीटें हैं। करहल की सीट इस बार काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि खुद अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है। हमारे सहयोगी हैं लखनऊ से अनुभव शुक्ला, रतीश हैं कानपुर से। अनुभव का रुख करते हैं। अनुभव, बताइए कि अब नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत अपने आप में कोरोना काल के मद्देनजर देखा जाए तो थोड़ी ठंडी सी जरूर होती है, लेकिन अहम बहुत है। कि बिल्कुल कोरोना की वजह से तो निर्वाचन आयोग ने ये कहा है कि कोई जुलूस नहीं निकाल सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग जाएंगे और उसमें भी आपको चाहें तो अब ऐप भी दे दिया है। उसी ऐप पर आप घर बैठे ही अपना नामांकन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि राजनीति है, चुनाव है, तो कोई भी इस ऐप के सहारे तो नहीं नामांकन करता। हाँ, ये ज़रूर है, अपने समर्थकों के साथ लोग जाएंगे और नामांकन करेंगे। सूचना जारी हो गई और आज से ही नामांकन शुरू हो रहे हैं। तीसरे चरण में देखिए 59 सीटें हैं, यानी पहले चरण में 58 है, दूसरे में 55 है, तीसरे में 59 है। 16 जिले आते हैं और इसमें आप बुंदेलखंड का भी इलाका देख लीजिए, कानपुर का भी क्षेत्र है। इसके अलावा अगर हम कहें तो जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है वो इलाका भी है और कई वीआईपी सीटें भी हैं जहां पर तीसरे चरण में यानी 20 फरवरी को वोटिंग होगी। इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने मैनपुरी की करहल सीट से पार्टी ने तय किया कि वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह यादव वहाँ से कई बार जीते हुए हैं, इसलिए मैनपुरी को चुना है। और देखिए, जाति समीकरण तो एक आधार होता ही है किसी भी अगर सियासी दल की बात करें, और खासतौर से जब उस पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति चुनाव लड़ता है। तो फिर आप देखिए इसी तरीके से जसवंत नगर, शिवपाल यादव वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तमाम सारे लोग कह रहे थे कि वो संभल से कहीं और से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब हमने शिवपाल यादव से बात की थी, उन्होंने साफ कह दिया था जसवंत नगर से ही विधायक हूँ, वहीं से चुनाव लड़ूंगा। और 28 तारीख को वो अपना नामांकन भी करेंगे 11:30 बजे। क्योंकि आज से जो नामांकन शुरू होगा तीसरे चरण के लिए, उसमें आप 1 तारीख तक तो नामांकन की आखिरी तारीख है। उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी 2 तारीख को और फिर 4 तारीख को आप नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव 20 तारीख को होगा, 20 फरवरी को वोटिंग होगी। इसमें सरकार के कई मंत्री जो हैं उनकी भी सीटें हैं तीसरे चरण में। जैसे अब सतीश महाना, कानपुर में भी चुनाव हो रहा है, तो उनकी सीट पर भी तीसरे चरण में चुनाव, तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन में वो भी अपना नामांकन करेंगे। इसी तरीके से भोगाव से बिल्कुल अनुभव, कई बड़ी सीटें हैं तीसरे चरण में जिन पर मतदान होना है और उसके लिए अधिसूचना आज से जारी हो जाएगी। बने रहिए आप हमारे साथ। रतीश त्रिवेदी भी लगातार कानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। रतीश, अगर देखें तो कानपुर के इलाके से भी कई बड़ी सीटें हैं और तीसरे चरण में कई बड़े नेता हैं, कई मंत्री भी हैं जो कि प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। आज क्या कुछ रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए तीसरे चरण में जो मतदान होना है वो 20 फरवरी को होना है और उसका नॉमिनेशन आज से शुरू होने जा रहा है। कलेक्ट्रेट कानपुर में हम मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखाएं कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं नामांकन को कराने के लिए। जिला निर्वाचन अधिकारी से हमने बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अपील करती हैं कि जो कोरोना का गाइडलाइन है उसका पालन करें। जो नॉमिनेशन कराने के लिए उम्मीदवार यहाँ पर आएंगे और ज़्यादा बेहतर होगा कि सुविधा.eci.gov.in यानी ऑनलाइन जो इस बार नॉमिनेशन के लिए सुविधा दी गई है उसका पालन करें। लेकिन अभी आपको तस्वीरें दिखाएं सुरक्षा कर्मियों की,
एसीपी यहाँ पर मौजूद है और सुविधा जो ड्यूटी है पुलिसकर्मियों की वो उनको समझा रहे हैं कि किस तरह से ड्यूटी पर तैनात रहना है। आमतौर पर देखा गया है जब भी चुनाव की बेला आती है तो हिंसा होती है और उसको रोकने के लिए तमाम ड्यूटी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। कानपुर की अगर सीट की बात की जाए तो कानपुर महानगर में 10 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, सभी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। बीजेपी सबसे आगे है क्योंकि 10 सीटों में बीजेपी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सपा ने 6 उम्मीदवार घोषित किए हैं, कांग्रेस ने 5 और बीएसपी ने भी 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। यानी उम्मीदवारों की घोषणा भी बाकी है, लेकिन नॉमिनेशन आज से शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट यानी घाटमपुर की सीट छोड़ी है। घाटमपुर और बिल्हौर सीटें सुरक्षित सीटें मानी जाती हैं और सुरक्षित सीटों पर जो उम्मीदवार आएंगे उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा, यानी पूरे प्रपत्रों के साथ आना होगा। आज से नॉमिनेशन शुरू होकर 1 तारीख तक जाएगा और 2 तारीख को प्रपत्रों की जांच होगी। 4 को उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे और 20 तारीख को मतदान होगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अन्य सीटों के लिए तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल हैं और चुनाव आयोग के जो गाइडलाइंस हैं उनके पालन पर सख्ती की जाएगी, ये साफ तौर पर कहा गया है। और चूंकि कानपुर में 2 दिन पहले ही नए डीएम की तैनाती हुई है, जो पुराने डीएम थे विशाख जी उनको चुनाव आयोग द्वारा हटा दिया गया था, तो जो नई डीएम नेहा शर्मा के रूप में आई हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जो भी निर्देश दिए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, उनका सख्ती से पालन कराया जाएगा और किसी को नामांकन जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा और जो 2 प्रस्तावकों के साथ उम्मीदवार को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। यानी पूरी तरीके से निर्देशों का पालन कराने पर फोकस रहने जा रहा है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ड्यूटी पर तैनात हो चुके हैं। सुरक्षा कर्मियों की भी बड़ी तैनाती यहाँ पर की गई है और ताकि कोई भी किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो। जहां दाखिल करना है, दूसरी तरफ कोरोना प्रोटोकॉल का जो नियम, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उनका पालन करना भी इस वक्त जरूरी है। शुक्रिया रतीश आपका जानकारी के लिए, अनुभव आपका भी बहुत बहुत। और चलिए अब खबरों में भी आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कोरोना के कहर की। देश में कोरोना का नया आंकड़ा सामने आया है। एक दिन में 2,55,874 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। 24 घंटे की अगर बात करें तो 50,000 केस 24 घंटे में कम आए हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन में 2,55,874 मरीज संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन पिछले दिनों आंकड़ा जिस तरीके से 3 लाख के पार गया उसमें कुछ कमी जरूर दर्ज की गई है। 24 घंटे में 50,000 केस कम सामने आए हैं, लेकिन अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि एक दिन का आंकड़ा 2 लाख से ऊपर है। अब आपको सावधान करने वाली खबर, अगर आप भी शादी ब्याह में जाते हैं या फिर आपके घर में भी शादी ब्याह का माहौल है तो आप सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि आपकी आंखों के सामने ही लाखों का चूना लग सकता है। वाराणसी से ऐसी ही तस्वीर आई है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। वीडियो में स्टेज पर दूल्हा दुल्हन शादी के शूट में बिजी हैं, उनके साथ लोग भी फोटो खिंचवा रहे हैं, मशगूल हैं। इस दौरान स्टेज के पीछे से एक शख्स आपको दिखाई दे रहा होगा। शातिर लड़का पहुंचता है, देखते ही देखते बैग उठा करके फरार हो जाता है। हैरत की बात यह है, इस दौरान वीडियोग्राफी भी हो रही थी। शातिर लड़का भी वीडियो में कैद होता है। बड़ागांव थाने के गोकुल धाम लॉन का ये पूरा मामला है। चोरी के बाद पीड़ित परिजनों ने थाने में इसकी शिकायत की। और उधर मायावती का विरोधियों पर हमला सामने आया है। उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करके वो क्या लिखती हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। बीएसपी को छोड़ सभी पार्टियां, सरकारें राजनीति के अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण, कानून के साथ खिलवाड़ तथा अपनी पार्टी के गुंडों व माफियाओं को संरक्षण आदि से यूपी को जंगल राज में ढकेल इसे गरीबी व पिछड़ा बनाए रखकर जनता को त्रस्त करने की दोषी, किंतु इनकी जुमलेबाजी जारी। विपक्षियों पर सीएम योगी ने भी हमला बोला है। ट्वीट के जरिए सीएम योगी ने भी निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, एक कहावत है, करे न धरे तरकस पहने फिरे। पूरे विपक्ष का यही हाल है। सत्ता में रहे तो कुछ करा न धरा, अब चुनाव के समय तरकस पहने फिर रहे हैं। तो देखिए, ये ट्वीट करके हमला बोला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी, जहां पर एक मुहावरे के जरिए उन्होंने तंज किया है कि जब सरकारें थी तब कुछ किया तो नहीं, लेकिन हाँ अब बातें जरूर हो रही हैं। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने कल अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। सपा की इस लिस्ट में अब तक घोषित प्रत्याशियों के नामों को मिलाकर कुल मिलाकर 159 नामों का ऐलान किया गया है।
सपा की इस लिस्ट में 31 मुस्लिम हैं, 31 एससी हैं, 12 यादव हैं, 9 ब्राह्मण समेत 10 महिला प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। यानी कि हर तरीके से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश यहां पर की गई है और इस सूची में हर एक जाति के ज्यादातर लोग हैं। 31 मुस्लिम हैं, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा गया है। 31 एससी हैं, 12 यादव हैं, 9 ब्राह्मण हैं, इसके साथ साथ 10 महिला प्रत्याशियों के नाम इस स्पेशल 159 में शामिल है। तो समाजवादी पार्टी की ओर से अपनी सूची जारी कर दी गई है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई बार सवाल भी खड़े किए, क्योंकि सूची टुकड़ों में जारी की जा रही थी। ऐसे में अखिलेश यादव के स्पेशल 159 में कई जातियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। 31 मुस्लिम, 31 एससी, 12 यादव, 9 ब्राह्मण समेत 10 महिला प्रत्याशियों को जगह दी गई है। दरअसल अखिलेश अभी तक कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहे थे, जिसे लेकर विपक्षी पार्टी भाजपा लगातार उन पर निशाना साध रही थी। सपा की लिस्ट जारी, यूपी फतेह की तैयारी। 159 उम्मीदवारों का ऐलान, एक एक सीट का फुल प्रूफ प्लान। 31 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव, रामपुर से आजम खान लड़ेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में समाजवादी पार्टी ने अपने 159 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सपा की इस लिस्ट में अखिलेश यादव का नाम सबसे ऊपर है। वहीं इस लिस्ट में आजम खान का नाम भी है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट को देखें तो इसमें 31 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। वहीं महिला उम्मीदवारों की बात करें तो 10 महिला उम्मीदवारों को भी टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट में जातिगत समीकरण का खास ध्यान रखा गया है। उससे भी बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपने दिग्गजों पर दांव खेला है। अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ेंगे, आजम खान रामपुर सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे, आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से चुनाव मैदान में होंगे, जसवंत नगर से शिवपाल यादव, कैराना से नाहिद हसन, सहारनपुर देहात से आशू मलिक, मांड से संजय लाठर, सीसामऊ से इरफान सोलंकी, नकुर से धर्म सिंह सैनी और चरथावल से पंकज मलिक जैसे दिग्गजों पर दांव खेला है। जानकार समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट को भाजपा की चुनौती के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी को अपनी लिस्ट जारी करने की चुनौती दी थी। अखिलेश जी, यदि आप में हिम्मत है, नैतिकता है, मोरालिटी है, क्रेडिबिलिटी है, तो आप अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करिए। कौन कहां से लड़ रहा है, इस सूची को जारी करिए। हम सब जानते हैं ये सूची जारी नहीं है। कुछ घंटे भी नहीं बीते कि समाजवादी पार्टी ने अपने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। और तलब है कि भाजपा सपा के मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर निशाना साध रही है, खासतौर पर नाहिद हसन को लेकर, जिन्हें सपा ने कैराना से मैदान में उतारा है। यूपी के चुनाव में पलायन का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। खासतौर से जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैराना गए हैं, तब से ये मुद्दा और ज्यादा चर्चा में आ गया है। मुख्यमंत्री से लेकर भाजपा के नेता तक बार बार ये कह रहे हैं कि पहले प्रदेश से संभ्रांत लोग, व्यापारी पलायन करते थे, लेकिन अब वो लोग पलायन कर रहे हैं जिसकी वजह से इस तरह के व्यापारी और संभ्रांत लोगों को पलायन करना पड़ता था। यानी कुल मिलाकर असामाजिक तत्व, दंगाई, माफिया, इन लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन कैराना से इतर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर एक लकीर खींच दी। हालांकि बिजनौर और मांड सीट पर ये लकीर सपा और रालोद के बीच नजर आ रही है, जहां गठबंधन के बाद भी सपा और रालोद आमने सामने हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मथुरा से बड़ी खबर है, जहां बलदेव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान विधायक पूरन प्रकाश के विरोध का वीडियो वायरल हो रहा है। बलदेव क्षेत्र के गांव बल्टी घड़ी का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में आप देखेंगे कि भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी को कुछ लोगों ने घेर रखा है। दरअसल लोकदल जिंदाबाद के ये लोग नारे लगा रहे हैं और विरोध की तस्वीरें देखी जा रही हैं।
भाजपा प्रत्याशी के विरोध का ये वीडियो है जो कि इस वक्त वायरल है।